नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2008 राजकीय डिग्री कॉलेज जो प्रवक्ता परीक्षा है उस परीक्षा का प्रश्न पत्र, हिंदी प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल कि हिंदी विषय से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। तो हम उन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। प्रश्न है प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है, और सही उत्तर है इसमें ए कि प्रगतिवाद है वह एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है वो क्या है, और सही उत्तर है तार सप्तक। कि एक ही जैसी विचारधारा के बंधे हुए जो कवि हैं, जिन्होंने 7 कवियों ने मिलकर एक जैसी विचारधारा, एक दूसरे भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का जो संग्रह का नाम है वो तार सप्तक था। तार सप्तक में सम्मिलित होने वाले जो कवि हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन। जो तार सप्तक की अवधारणा थी वो अज्ञेय की थी कि इस प्रकार उन्होंने का संपादन किया। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं, और सही उत्तर है डी अंग्रेजी उपन्यास। हिंदी उपन्यासों की संरचना के जो मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास रहे हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित एक निबंध लिखा, उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को है, जिससे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी। प्रश्न है हिंदी कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता हैं, और सही उत्तर है सी जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। हिंदी कहानी का रचना विधान नामक आलोचनात्मक कृति की प्रणेता ने जो रचित किया है रचनाकार, वो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा हैं। इनकी द्वारा रचित अन्य कृति हैं हिंदी गद्य शैली का विकास। अगला प्रश्न है मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिया गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है, और सही उत्तर है सी लहरों के राजहंस, जो मोहन राकेश के द्वारा लिखित नाटक है। मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों को दृष्टि में रखकर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ हिंदी का जो नाटक है वो लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना 1963 ईस्वी में मोहन राकेश ने की। इनके द्वारा अन्य रचित नाटक कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके। तो ये सभी इन मोहन राकेश की रचनाएं हैं। प्रश्न है हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक है, और सही उत्तर है एक कामना। हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कामना, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। यदि गद्य की कवियों या लेखकों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, और यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है, उसका नाम बताना है, और सही उत्तर है भी महादेवी
वर्मा। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाली जो रचनाकार हैं वह महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। तो इस से प्रश्न आता है कि महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक कौन से हैं? दीपक और बादल। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां निहार, रश्मि, नीरजा, साध्य गीत, यामा, दीप शिखा और सप्तपर्ण, तो ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की जी हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं और सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली एवं रस मीमांसा। प्रश्न है रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से संबंध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं और सही उत्तर है आचार्य शुक्ल। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक आचार्य शुक्ल हैं। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। निम्नलिखित में से उस आलोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है और सही उत्तर है सी डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आलोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी हैं। इनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद जिसका समय है सन 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृत 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग सन 1952 ईस्वी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना सन 1955 ईस्वी। भाषा और समाज, तो ये सभी इनकी आलोचनात्मक काव्य कृतियां हैं। काव्य आलोचनात्मक कृतियां। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं और सही उत्तर है डी मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सन 1971 ईस्वी। उचित चेत चहले ताही पद्यांश में प्रयुक्त चयंती शब्द बाबू श्याम सुंदर दास के विचार से कबीर की भक्ति की विशेषता प्रकट करने वाला है। किस विशेषता को यह शब्द व्यक्त करता है उसके बारे में बताना है और सही उत्तर है डी चेतना के स्तर को प्रकट करता है। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किसका है और सही उत्तर है डी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों ही मनुष्य और उसकी परमात्मा की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युगीन के समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बताना है किस संप्रदाय को उन्होंने चलाया है और सही उत्तर है ए रुद्र संप्रदाय। वह रुद्र संप्रदाय के संप्रदाय है जो उन्होंने प्रवर्तित किया और इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना की समावेश हुआ है। मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है निम्नलिखित में से किनके अनुकरण में और सही उत्तर है बी चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का जो समावेश हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका दार्शनिक मत अचिंत्य भेदा भेदवाद है। कथन है उक्ति है संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है और सही उत्तर है सी नाभादास। यह कथन नाभादास का है। नाभादास ने भक्तमाल जो एक रचना है उसकी ग्रंथ है उसकी रचना की है जिसमें 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की
महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? और सही उत्तर है अमीर खुसरो। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो के अन्य ग्रंथ हैं पहेलियां, मुकरियां, दो सूखनी और गजल। कथन है, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोर अरद करिको बरजे हम खाद से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? और सही उत्तर है सी विष। सूरदास का जो प्रचलित पद है नखत वेद ग्रह जोर अरद करिको बरज हम खाद, खाए जाने वाले पदार्थ विष का अर्थ है, अर्थात 27 नक्षत्र हैं और 4 वेद और 9 ग्रह। तो कितने हो गए? 40। उनको 2 से उन्होंने डिवाइड किया है तो 20 निकला। अतः यहाँ 20 का अभिप्राय यहाँ पर विष से लिया गया है। प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम है वो क्या है? तो सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम है। इनका जन्म था दिल्ली में सन 1533 ईस्वी, मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई। रसखान की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। प्रश्न है, अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की? और सही उत्तर है विट्ठलनाथ जी ने। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा विट्ठलनाथ जी ने की और सन 1565 ईस्वी में। इन्होंने अपने 4 शिष्य और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य जी के जो 4 शिष्य हैं कौन कौन से हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चेतु स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। यह जो पद है किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी, रहीमदास की। यह रहीमदास की रचना है। रहीमदास द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवी नायका भेद, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। प्रश्न है, बरसे मेघा झक जो झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का क्या अर्थ है? और सही उत्तर है डी, छाजन से गिरने वाली पानी की धार। पंडित और प्रवीणन को जो चित्त हरे सो कवित्त कहावे। यह किस कवि का कथन है? और सही उत्तर है सी, ठाकुर। यह कथन ठाकुर का है। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। लिखन बैठ जाकी सबई गहि गहि गरब गरूर, भरन कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पोर्ट्रेट को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं? और सही उत्तर है बी, चित्र बनाकर जब मिलाया जाता है तब रूप नए स्वरूप में बदल गया है। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? और सही उत्तर है इसमें डी, बंगला साहित्य में छायावाद युग का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित कर रहे हैं। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यह निर्मोक से अभिप्राय है और सही उत्तर है इस सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। इस तरह वो केचुली पुरानी हो जाती है, पुरातन हो जाती है तो सर्प उसे छोड़ देता है, नई केचुली धारण करता है। तो निर्मोक का अर्थ यहाँ पर केचुली से लिया गया है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ वे से तात्पर्य है और सही उत्तर है बी, देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके हो अमृत देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का जो आधार बताया गया है वो है अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में
पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। लख महाभाव मंगल पद धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा घर्ष। इन पंक्तियों में जो प्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार है और सही उत्तर है ए, मन के आसुरी भावों को मिटने के क्रम की दृश्यावली। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का द्योतक है और सही उत्तर है बी, भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहा स्थिति। निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य है और सही उत्तर है डी, अपनी ही अंतः शक्ति को न समझ पाने से व्यर्थ भटकना। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया, क्योंकि सही उत्तर है बी, उस कोट की रचना का सिर शिखर कामायनी हो चुकी थी। सबसे अच्छी कृति है, उसके बाद और वैसी कृतियां नहीं लिखी गई। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है और सही उत्तर है सी, जयशंकर प्रसाद जी का यह कथन है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता और सही उत्तर है ए, क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका। उसका कारण है कि उनका जन्म ही प्रकृति के बीच हुआ था, तो वहीं उस प्रकृति को उन्हें बहुत नज़दीक से देखा उसको, इसलिए उनकी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया गया है। मुक्ति बोध के हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। यह किस विद्वान का कथन है और सही उत्तर है डी, शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। सारे कवि कर्म इसी परिभाषा से निश्चिंत होते हैं। यज्ञ के उक्त कथन का अभिप्राय क्या है बताना है और सही उत्तर है डी, शब्द की सम्यक योजना द्वारा अभिप्रेत को अभिव्यक्त करने का कौशल प्राप्त कर लेने पर कवि मर्म सफल हो जाता है। छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक हैं और सही उत्तर है सी, नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद को समग्र रूप से समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद की यह परिभाषा दी है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह किस काव्य का प्रबोध वाक्य है और सही उत्तर है डी, कामायनी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रवाह कामायनी कृति का यह प्रबोध वाक्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महाकाव्य है। इस रचना में 15 सर्ग हैं जो इस प्रकार हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे, इससे आसानी से हमें ये याद हो जाता है। कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगला प्रश्न है, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है और सही उत्तर है बी, तुलसीदास। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ जो कवि हैं वो तुलसीदास हैं। इनकी कृति रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को प्रारंभ हुई। इसकी रचना में जो समय लगा 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गईं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन सा है और सही उत्तर है सूरदास, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का बाल वर्णन किया है।
भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो उद्देश्य है वो बताना है क्या है, और सही उत्तर है रसास्वादन, क्योंकि जिस कृति को पढ़ने में हमें रस या आनंद की अनुभूति हो वह सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रचना है, चाहे वो काव्य हो, गद्य हो, कोई भी विधा हो। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो उद्देश्य है वो रसास्वादन है। काव्य नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। नहीं, हम उसे नाटक को हम देख भी सकते हैं, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंध है। नाट्यशास्त्र में लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना है। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है, और सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मौलिक नाटक है। इस नाटक में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अन्य मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों के प्रथम श्रेष्ठ समीक्षक हैं, और सही उत्तर है ए नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी के प्रथम नाटकों के प्रथम जो श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृति है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, रीति और शैली, नए साहित्य, नए प्रश्न। इनमें हम देखते हैं, देखो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो यह महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न आते हैं। नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य का आधुनिक युग, तो इन रचनाओं से कई बार प्रश्न आते हैं, आलोचनाओं से। प्रश्न है, अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है, और सही उत्तर है डी भट्टार्क। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के पात्र भट्टार्क का है। स्कंदगुप्त नाटक की रचना सन 1928 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने की। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंड नायक, पुरगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत, देवी, देवसेना और विजया। कथन है, संवाद है, मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है, और सही उत्तर है डी स्कंदगुप्त, और इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। यह नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का जो उद्देश्य था वह क्या था, और सही उत्तर है भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। जो भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, यह नाटक हास्य रूपक है। इस नाटक में भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी साम्राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की है। प्रश्न है, अन्य हिंदी नाटककारों की अपेक्षा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की विशिष्टता थी, क्या थी, और सही उत्तर है बी रचना, मंचन, निर्देश, अभिनय, विज्ञापन और मूल्यांकन से जुड़ा होना। वह सभी काम स्वयं करते थे। एक जमाने में नाटकों के असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को भी आज की वैज्ञानिक तकनीक से मंचों पर प्रस्तुत करना सुगम हो चुका है। फिर भी प्रसाद जी के नाटकों, विशेषतः उनके स्कंदगुप्त नाटक का मंचाभिनय अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाया है। क्योंकि क्या है इसका कारण?
सही उत्तर है सी। नाटक देखने वाली जनता प्रसाद जी के जो नाटकीय संवादों की भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाती, उनकी भाषा बहुत उच्च कोटि की थी, तो उनको समझना आम जनता की क्योंकि नाटक देखने वाली जनता प्रसाद जी के नाटकीय संवादों की भाषा का स्तर नहीं समझ पाती थी, तो इसलिए वो नाटक रंगमंच के अभिनय उनका नहीं हो पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार थे? और सही उत्तर है डी, वस्तु व्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की वस्तु व्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। शुक्ल जी द्वारा रचित निबंध हैं भाव, मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? तो क्या है? आचार्य शुक्ल जी के यह निबंध हैं। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। और सही उत्तर है ए, पल्लव, जो स्मितानंद पंत की रचना है। हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी, तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति है पल्लव। पल्लव रचना सुमित्रानंद पंत का जो तीसरा काव्य संग्रह है और सन 1928 में यह प्रकाशित हुआ है। यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग और प्रारंभ का समय था और इसकी लगभग सभी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई थीं। माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रानंद पंत की सबसे कलात्मक 32 कविताएं संग्रहित हैं। प्रश्न है गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? और सही उत्तर है डी, मेहता। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र मेहता है। गोदान 1936 ईस्वी में रचित प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं, का पूर्ण परिप्रेक्ष्य चित्रण हुआ है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। उसका कारण क्या था कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, क्योंकि दोनों का वहां पर वर्णन किया गया है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? और सही उत्तर है सी, दिव्या, जो यशपाल का उपन्यास है। यह यशपाल द्वारा रचित दिव्या जो उपन्यास है उसका अंश है। इसका समय है सन 1945 ईस्वी में रचित ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित एक उपन्यास है। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपने एक विशेष विचारधारा को ठूंस देते हैं। यह विशेष विचारधारा कौन सी है उनकी? और सही उत्तर है मार्क्स और लेनिन का साम्यवाद। उपन्यास के द्वारा इनके प्रमुख उपन्यास हैं जो यशपाल के द्वारा लिखित हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे। इसमें झूठा सच, दिव्या और अमिता से तो कई बार प्रश्न आते हैं। मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण यह है, क्या कारण है? परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में नाप लिया, यह कथन है। और सही उत्तर है सी, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जो मैला आंचल, उससे यह लिया गया है। यह कथन फणीश्वरनाथ रेणु का है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। यह कथन उनका जो लिया गया है मैला आंचल उपन्यास से लिया गया है। मैला आंचल की रचना 1954 ईस्वी में हुई थी। इस रचना में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित उपन्यास है परिति, परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस,
कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। अगला प्रश्न है कि कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज सत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? और सही उत्तर है ए प्रेमचंद। यह कथन मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। अगला कथन है, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमें कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? और सही उत्तर है डी गुल्ली डंडा। यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित कहानी है और यह प्रमुख गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद्र युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? और सही उत्तर है सी ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद्र युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। ज्ञानेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ज्ञानेंद्र रचित कहानी है फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जय संधि। प्रेमचंद्र जी की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन हुआ है? और सही उत्तर है डी ईदगाह कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन हुआ है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा गया है। प्रश्न है, साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है क्योंकि देश विदेश की राजसत्ताओं में उत्थान पतन की चर्चा न कर उसकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। प्रश्न है, भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से साहित्याचार्य की स्थापना है? और सही उत्तर है बी आचार्य भरत। साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत भरतमुनि नामक जो साहित्याचार्य हैं उनकी स्थापना है। भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, जबकि स्थायी भाव पाठक श्रोता के हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। इन सबके संयोग से जागृत होकर रस निष्पत्त होता है। परिभाषा है उनकी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज्यादा पाई जाती है? और सही उत्तर है सी राजस्थानी। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की अधिकता है। मीराबाई पंथ निरपेक्ष शाखा की कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई है। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ है नरसी का मायरा, गीत गोविंतिका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? और सही उत्तर है ए रामचंद्रिका। रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की गई थी। इसमें 39 प्रकाश हैं और यह रामचरित्र पर आधारित है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है इस रचना को। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। यह किस कवि की छंद की पंक्तियां हैं? और सही उत्तर है सी देव। उक्त छंद जो पंक्तियां हैं कवि देव की हैं। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। देव की अन्य कृतियां हैं भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग आदि। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है और सही उत्तर है भी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यह आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है। वे कवि जो काव्य सृजना के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से जुड़े थे, उनमें अग्रण्य कौन है? और सही उत्तर है सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त के रचित काव्य हैं कौन कौन से? रंगमय भंग, जयद्रथ व्रत, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत,
भारत भारती, झंकार, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है, और सही उत्तर है डी, रेखाचित्र। किसी व्यक्ति, वस्तु का संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम रेखाचित्र है। रेखाचित्र कहानी से मिलता जुलता साहित्य रूप है। यह नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द की नापतोल पर गढ़ा गया है। स्केच चित्रकला का अंग है। इसमें चित्रकार कुछ गिनी चुनी रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अंकित कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं, और सही उत्तर है बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा से कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी थे और समीक्षक भी। इन्हें प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का एक सेतु माना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करने की उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र जाने वाले कवि हैं, और सही उत्तर है डी, अज्ञेय। नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि अज्ञेय हैं। सन 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार जो रचना है उन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को मिला। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरि ओ करुणामय प्रभामय, सागर मुद्रा आदि। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की जो परिभाषा है वह क्या है, और सही उत्तर है इसमें ए, कि भाषा क्या करती है, मानव मुख के ध्वनियों के निस्संद सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के श्रृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, जबकि भाषा की लघुत्तम और सार्थक इकाई शब्द होती है। जब कोई शब्द व्याकरणिक नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। पाली जो है पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति हुई है, और किससे हुई है, सी, पर्याय, पालियाय, पाल्याय, फिर उसके बाद पाली भाषा आई। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति इस प्रकार हुई है, क्रम जो चला है। पाली को मागधी भाषा भी कहते हैं। बौद्धों की भाषा पाली थी। इसे प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। पाली भाषा के सर्वप्रथम वैयाकरण कौन है, और सही उत्तर है ए, कात्यायन। प्रकृते संस्कृत तथाकथम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है, और सही उत्तर है बी, प्रकृति रूप में आधार भाषा थी संस्कृत, उसमें जो विकसित हुई यह प्राकृत भाषा कहलाई। अपभ्रंश भाषाओं का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है, वो है प्राकृत भाषाओं से। अपभ्रंश भाषाओं का विकास प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की एक कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा माना है। अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी आई। हिंदी भाषा के सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख उसके एक विशेष युगीन रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया है पुरानी हिंदी, और यह किसने दिया है, सही उत्तर है सी, गुलेरी जी ने इसे यह नाम दिया है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है, और सही उत्तर है बी, पुरानी हिंदी के कवि। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी में स्वीकार किया जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। इनकी द्वारा रचित ग्रंथ हैं शब्द पद, प्राण सांकली, शिष्य दर्शन, नरवे बोध, सप्तवान, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा, जो पंच मात्रा और गोरख बोध। तो ये सभी रचनाएं हैं इनकी।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ, उसका सही कारण क्या था? और सही उत्तर है सी, ब्रजेतर क्षेत्र के भाषाभाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, और सही उत्तर है सी, गोस्वामी तुलसीदास जी को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहछु, बरवे रामायण। और ब्रज भाषा में कौन से ग्रंथ हैं उनकी? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहुक। रामाज्ञा प्रश्नावली को कहीं कहीं रामाज्ञा प्रश्न लिखा होता है, कहीं कहीं रामाज्ञा प्रश्नावली लिखा होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूज वही एक ही रचना के दो नाम हैं। खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ, और सही उत्तर है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचना करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना, और सही उत्तर है डी, व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी, और सही उत्तर है डी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसी दिन से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? और सही उत्तर है डी, श्री गोपाल स्वामी अयंकर। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? और सही उत्तर है डी, राजभाषा। भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को होता है, क्या हो, किसको होता है? जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे, और सही उत्तर है बी, भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन निम्नलिखित विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उस विद्वान का क्या नाम है? सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य व संपादन एवं कई खंडों में उसका प्रकाशन सर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन नामक विद्वान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ग्रियर्सन अंग्रेजियों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी थे। भारतीय विद्या विशारदों में विशेषतः भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उनका स्थान अमर है। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का जो नाम है वो बताना है, और सही उत्तर है सी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण करने वाली संस्था का नाम वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। यह संस्था हिंदी और तकनीकी शब्दों को परिभाषित एवं नए शब्दों का विकास करती है। भारत की स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा संस्था ने सन 1950 में बोर्ड की स्थापना की। 1952 में बोर्ड के तत्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। अंततः 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु
संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। और सही उत्तर है डी, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमाऊनी भाषा भाषी क्षेत्र है और सही उत्तर है बी, रानीखेत एवं नैनीताल एक कुमाऊं भाषा के क्षेत्र हैं। कुमाऊनी उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाने वाली एक प्रकार की एक भाषा या बोली है। इस भाषा को हिंदी की सहायक या पहाड़ी भाषाओं की श्रेणी में रखा जाता है। यह उत्तराखंड के जिले रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा से काफी समानता रखती है और सही उत्तर है ए, बंगला भाषा से। भोजपुरी उपभाषा बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली बोलियां आती हैं। भोजपुरी बोली भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र है और सही उत्तर है ए, मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा। खड़ी बोली से तात्पर्य है जिसे भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श या स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी का मूल आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। ब्रजभाषा का आधार भाषा रही है वो कौन सी है? और सही उत्तर है सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का आधार भाषा सौरसेनी अपभ्रंश रही है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां आती हैं: खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, ब्रज तथा कन्नौजी। अवधी भाषा की जो शब्दावली है वह है तत्सम तद्भव बहुला शब्दावली। अवधी भाषा की शब्दावली तद्भव बहुला है। अवधी हिंदी की एक उपभाषा है। यह उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र, इसमें लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर, मिर्जापुर, जौनपुर आदि कुछ अन्य जिलों में बोली जाती है। प्रश्न है, वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा है और सही उत्तर है बी, संस्कृत भाषा की भांति योगात्मक, सविक्तिक तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो सही उत्तर है डी, संज्ञा तथा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण का कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं तथा उनके परसर्ग चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। कारक, जिससे कार्य का पता चलते, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह आता है, कर्म को करण से, ये सभी आपने बहुत बार पढ़े होंगे। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण में इनका कारक चिन्ह ये हैं। प्रश्न है, मैं अपना काम आप करता हूं। इस वाक्य में मानक हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप पद है और सही उत्तर है बी, निजवाचक सर्वनाम। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी। अपनी मूल प्रकृति के क्या है, सही अक्षरिक होने के कारण। हिंदी भाषा की शब्द संपदा में सम्मिलित हैं और सही उत्तर है सी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का वहां पर। अब तत्सम शब्द वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में भी प्रयोग में लाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज या विदेशज ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, देशज या देशी शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारशद तासी ने सन 1839 में, मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में, शिव सिंह सेंगर ने 1883 में और जॉर्ज ग्रेसन ने 1888 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम
में बाद का होने पर भी ग्रेसन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्यों माना जाता है? और सही उत्तर है बी, यह कवि परिचय के साथ साथ कवि कर्म का भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं, सॉरी, बी, इसमें रचनाकारों को काल क्रमानुसार सुसंबद्ध कर इन्होंने इनकी विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में भी उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है क्योंकि सही उत्तर क्या है? ए, हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल के जो नामकरण किए गए हैं वो किस प्रकार हैं? चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा और आदिकाल कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार नाम दिया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया है। किसने दिया है श्रृंगार काल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा उत्तर मध्य का नाम काल का जो नाम दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन इसे रीति काव्य कहते हैं, मिश्र बंधु अलंकृतकार आचार्य शुक्ल ने इसे रीति काल कहा है और रमाशंकर शुक्ल इसे कलाकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है और सही उत्तर है डी, हिंदी साहित्य की आदिकाल की। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह, ये दो राजाओं के वो दरबारी कवि थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय में दीक्षित थे, शैव संप्रदाय के कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला प्रश्न है, आलह खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है और सही उत्तर है सी, परमाल रासो। आलह खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमाल रासो है। परमाल रासो में आलह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलह खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। आलह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है वहाँ पर। महुअर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैयल, सज्जन पर उर्भार मन दुज्जन नाम मैल। यह क्या है? और सही उत्तर है डी, यह जो पंक्ति है ये विद्यापति की पंक्ति है। विद्यापति हैं वो शैव संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके प्रशंसकों ने कई उपाधियों से इन्हें विभूषित किया है। यानी विद्यापति के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि या खेलावन कवि विद्यापति को ही कहते हैं, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। तो सभी ये नाम हैं, कभी कभी उपनाम। इनसे भी प्रश्न आते हैं कि यह किस कवि को कहा जाता है। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है और सही उत्तर है बी, अमीर खुसरो ने। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी अमीर खुसरो ने कहा है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने और गजल। श्रृंगार रस में आखंड डूबे अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बखान करने वाले कवियों में प्रमुख कवि वर्ग था और सही उत्तर है ए, चारण कवि। इनमें अपभ्रंश का सर्वप्रधान कवि कौन है? और सही उत्तर है ए, स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू हैं।
स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौमचर्य, ऋद्धेमचर्य, स्वयंभू छंद। अगला प्रश्न है, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है, और सही उत्तर है भी नाथों की रचनाओं पर। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित दिखती है। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का जो नाम था वो मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदर नाथ था। चंदायन के रचयिता कौन है? और सही उत्तर है डी मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी अभिहित किया है। 1379 ईस्वी में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई, दोहा, छंदों का प्रयोग किया गया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? और सही उत्तर है बी हरिदास। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया, और प्रश्न में निरंजनी है, जबकि हरिदास निरंजनी राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न है, भक्ति काल के रचयिता, भक्ति काल हो गया है, भक्तमाल होना है। भक्तमाल के रचयिता का नाम बताना है, और सही उत्तर है नाभादास। भक्तमाल के रचयिता का नाम नाभादास है। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन व्रत और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 अध्यायों में लिखा गया है। प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह किस कवि की युक्ति है? और सही उत्तर है सी कुम्मन दास। यह जो पंक्ति है वो कुम्मन दास की है। कुम्मन दास अष्टछाप के कवि थे। ये जाति से क्षत्रिय थे। इन्होंने 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? और सही उत्तर है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कथन है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने 70 काव्य ग्रंथों की रचना की है। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, और सही उत्तर है सी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इनके द्वारा रचित अनूदित मौलिक ग्रंथों की संख्या 80 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, जबला, विलाप। तो ये सभी रचनाएं द्विवेदी जी की हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी, और सही उत्तर है ए मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। छायावाद की जो प्रवृत्ति सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस प्रश्न पत्र का आप अध्ययन करेंगे तो आपको नए प्रश्नों को देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के डिग्री कॉलेज की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आगे के सत्र में जुड़े रहिए। हम इसी प्रकार के अन्य परीक्षा प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।